मेमोरी मैनेजमेंट के इस वीडियो सीरीज में हम लोग मल्टी प्रोग्रामिंग विद डायनेमिक पार्टीशनिंग की बात करेंगे। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने फिक्स पार्टीशन की बात की थी या स्टैटिक पार्टीशंस की बात की थी, या हम लोग वेरिएबल या डायनेमिक पार्टीशंस की बात करेंगे। तो बेसिकली ये वो पार्टीशनिंग अप्रोच है जिसमें कि हम लोग मल्टीपल पार्टीशंस तो क्रिएट कर सकते हैं विद वेरिएबल साइज, और ये जो साइज होंगे ये डायनेमिकली रन टाइम पे डिसाइड होंगे कि साइज प्रोसेस का अगर साइज इतना है तो उसके अकॉर्डिंगली उसको कितना मेमोरी का एरिया या मेमोरी का पार्टीशन क्रिएट किया जाए। सो दिस इज ऑल अबाउट डायनेमिक पार्टीशंस। सो processes accommodate a memory according to their requirements. That means there is no fixed right. जो सबसे बड़ी डिसएडवांटेज या डिमेरिट थी फिक्स पार्टीशंस के साथ वो ये थी कि वहां पे ड्यूरिंग बूटिंग टाइम पार्टीशंस डिसाइड हो जाते थे फर्स्ट टाइम, और उसके बाद जो भी प्रोसेस आ रहे हैं चाहे उनका साइज बड़ा हो छोटा, दैट डजंट मैटर, उनको उसी पार्टीशन साइज में एकोमोडेट करना होता था। चाहे वहां उसकी वजह से वहां पे इंटरनल फ्रेगमेंटेशन का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम था। उस इंटरनल फ्रेगमेंटेशन को यहाँ पे सॉल्व करने की कोशिश की गई है, जो कि डायनेमिक पार्टीशंस का एक बहुत बड़ा एडवांटेज है फिक्स पार्टीशन के इस ड्रॉबैक पे। तो यहाँ पे जो मेमोरी का जो वेस्टेज हो रहा था उस वेस्टेज को हम लोग बचा पा रहे हैं। दैट मीन्स हम लोग मेमोरी का बेटर यूटिलाइजेशन कर पा रहे हैं और इफिशियंट यूटिलाइजेशन कर पा रहे हैं, मतलब ज्यादा से ज्यादा मेमोरी को यूज कर पा रहे हैं, मेमोरी को वेस्ट नहीं कर पा रहे, जो कि इंटरनल फ्रेगमेंटेशन की वजह से मेमोरी वेस्ट हो रहा था। लेकिन इसके साथ ही साथ डायनेमिक पार्टीशन की एक और इम्पॉर्टेंट बात है कि यहाँ पे एक दूसरे तरह का प्रॉब्लम होता है जिसको हम लोग कहते हैं एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन। तो एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन क्या है उसको समझने से पहले हम लोग फिर से बात करेंगे कि यहाँ पे क्या होता है ना, कि जब एक प्रोसेस आया और प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रहा है ड्यूरिंग रन टाइम, अगर प्रोसेस एग्जीक्यूशन के टाइम पे अगर प्रोसेस का साइज किसी तरीके से बढ़ गया या किसी और भी मेमोरी की अगर उसे जरूरत होती है तो डायनेमिक पार्टीशन ये चीजें सपोर्ट करता है। वेरस जब हम लोग फिक्स्ड पार्टीशन की बात करते हैं तो वहां पे ये एक डिमेरिट हो जाती है उस फिक्स पार्टीशनिंग की। तो डायनेमिक पार्टीशन या वेरिएबल पार्टीशन ये चीजें हमें प्रोवाइड करता है कि ड्यूरिंग रन टाइम अगर कोई प्रोसेस का और भी ज्यादा मेमोरी की जरूरत है तो वो मेमोरी को प्रोवाइड कर देता है। और मेमोरी को प्रोवाइड करने का तरीका है कि अगर एडजेसेंट होल अगर कोई खाली है तो उसी से उस प्रोसेस को मेमोरी प्रोवाइड कर दिया जाए। तो इस तरीके से ये एक फायदा है हमारे डायनेमिक पार्टीशंस में। अब जब हम लोग बात कर रहे हैं एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन की, तो ये एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन क्या है? तो इसी को हम लोग कहते हैं एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन, कि अगर एक प्रोसेस एग्जीक्यूट कर रहा है या एक प्रोसेस एग्जीक्यूशन के लिए आया और जो हमारे पास पार्टीशन का साइज है, लेट्स सपोज वी हैव फोर पार्टीशन 1 2 3 4, और जो एक प्रोसेस आया वो प्रोसेस है 200 केबी का और हमारे पास जो फ्री पार्टीशन है वो 150 केबी का है। तो इस कंडीशन में हम प्रोसेस को एकोमोडेट नहीं कर पाएंगे, या फिर प्रोसेस रन टाइम पे अगर उसे ज्यादा स्पेस चाहिए होगा तो भी प्रॉब्लम होगी। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यहाँ पे दो अप्रोच अप्लाई किए जाते हैं। पहला अप्रोच होता है जिसको हम लोग कहते हैं कलेक्शन अप्रोच, और दूसरा अप्रोच होता है जिसको हम लोग कहते हैं स्टोरेज कॉम्पैक्शन और सिंपली कॉम्पैक्शन अप्रोच। अब ये कलेक्शन अप्रोच और कॉम्पैक्शन अप्रोच क्या है, इसको हम लोग थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं कि ये कलेक्शन और कॉम्पैक्शन अप्रोच क्या है। इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट व्हेन वी लर्न अबाउट द डायनेमिक प्रोग्रामिंग। सो in dynamic programming, if this is the memory and this is the lower part where the OS is stored, and we have this type partition P1, this is whole, P2, P3, P4। तो अगर ऐसा कुछ कंडीशन है, यानी हमारा जो पार्टीशन जो हमारा रैम है उस रैम पे अगर हमने प्रोसेस को इस तरीके से रखा है और यहाँ पे अगर दो एडजेसेंट होल्स हैं तो इन दोनों एडजेसेंट होल को क्या कर दिया जाएगा, कॉम्बाइन कर दिया जाएगा। और ये जो दो फ्री स्पेस थे, फ्री स्पेस 1 एंड फ्री स्पेस 2, इन दोनों को क्या किया जाएगा, ये जो पार्टीशन है इसको हटा के इसको एक फ्री स्पेस पे कन्वर्ट कर दिया जाएगा। यानी अगर इसका साइज 100 के भी था, इसका साइज 150 के भी था, तो दोनों को मर्ज करके और इस होल का नाम, ये होल का कंप्लीट साइज अब 250 केबी हो गया। दैट मींस हमने क्या किया, दो जो एडजेसेंट
होल्स हैं उन दोनों एडजेसेंट होल को कंबाइन कर दिया, और कंबाइन करने के बाद हमारे पास एक बड़ा फ्री स्पेस मिल गया, एक बड़ा मेमोरी पूल मिल गया। इसको हम लोग कहते हैं कलेक्शन। कलेक्शन के अलावा हमारे पास एक दूसरा मेथड है जिसको हम लोग कहते हैं स्टोरेज कॉम्पैक्शन। तो बेसिकली स्टोरेज कॉम्पैक्शन क्या है, तो उसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं कि व्हाट इज स्टोरेज कॉम्पैक्शन। तो स्टोरेज कॉम्पैक्शन इज अ मैकेनिज्म, और कॉम्पैक्शन इज अ मैकेनिज्म व्हेन the free space or holes are scattered everywhere in the memory, like there is a p1 hole, p2, p3, there is another hole, there is p4। तो यहाँ पे जो होल्स है वो स्कैटर्ड है, वो एडजेसेंट नहीं है, एक दूसरे से काफी दूर दूर पे है। तो इस कंडीशन में क्या किया जाता है, सारे होल्स को एक तरफ लाया जाता है। दैट मीन्स जो हमारा आएगा वो P1, P2, P3, P4 and this is the, now we have the whole is just diverted to one side of memory। मेमोरी के एक एरिया पे सारे होल्स को ले आया जाएगा, जिससे कि हमारे पास एक बड़ा मेमोरी पूल अवेलेबल होगा, और इस मेथड को हम लोग कहते हैं स्टोरेज कॉम्पैक्शन। लेकिन इसकी एक बहुत बड़ी डिमेरिट है। डिमेरिट ये है कि जब हम लोग स्टोरेज कॉम्पैक्शन को यूज करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे काफी ज्यादा प्रोसेस की जरूरत होती है। यहाँ पर मतलब प्रोसेसिंग ओवरहेड ज्यादा है, और सिस्टम मेमोरी यूटिलाइजेशन भी है, साथ साथ प्रोसेसर ओवरहेड भी है। तो दिस इज अ प्रॉब्लम रिगार्डिंग दिस storage compaction method। So when we talk about collection is a method to join or combine two adjacent holes। when we talk about compaction, तो compaction क्या है कि सारे होल्स को मेमोरी के एक साइड पे एक लार्ज मेमोरी पूल जब बनाते हैं तो इस मेथड को हम लोग कहते हैं स्टोरेज कॉम्पैक्शन। और कलेक्शन और स्टोरेज कॉम्पैक्शन दोनों में, लेकिन खास करके स्टोरेज कॉम्पैक्शन में प्रोसेसिंग ओवरहेड बहुत ज्यादा है। अब बात करते हैं कि आखिर ये जो मल्टी प्रोग्रामिंग विद डायनेमिक पार्टीशन और स्टैटिक पार्टीशनिंग में है, इसमें प्रोटेक्शन और शेयरिंग मेथड वो कैसे अप्लाई किया जाता है। नाउ द बेसिक थिंग इज हाउ द प्रोटेक्शन इज applied to this multi-programming approach in dynamic partitioning as well as in fixed partitioning. The same method is utilized to protect the partitions. So how the partitioning protection in multi-programming happens? So first of all, we have, as we know, in fixed partition we have the page map, the table, partition table. So here also the partition table is available with memory manager. CPU generates an address, and this address is user program address, and this user program address is virtual, and actually the address of RAM is the physical address. So CPU generates virtual address, and when this virtual address is generated, every partition or operating system maintain a limit register with every partition or with operating system and other user programs. So when user program address is compared with the limit register, if the address generated by user is less than or equals to the limit register, that means जो लिमिट लगाया गया है उस लिमिट से कम है, तब वो सही होगा, यानी वो एड्रेस सही है। और अगर उससे कम होगा यानी बिलो होगा, दैट मीन्स एक्सेस परमिशन नहीं है। उसके अलावा अब फिर क्या किया जाएगा, ये जो बेस रजिस्टर देख रहे हो, उस बेस रजिस्टर पे जो एड्रेस आया उसको ऐड किया जाएगा। अब ये बेस रजिस्टर पे कैसे ऐड किया जाता है, लेट सपोज अगर हम लोग पूरे रैम की बात करें तो यहाँ पर तो कोई पार्टीशन नहीं, तो ये अगर 0 से स्टार्ट हुआ और इसका फाइनल है ये मान लो 2000 पे है, तो ये 0 से 2000 है। लेकिन जब पार्टीशन P3 की बात करें तो P3 के लिए ये 0 होता है, ठीक है, लेकिन रैम पे ये 300 है, लेकिन पार्टीशन 3 के लिए तो ये 0 था। सो दिस इज द बेस एड्रेस रजिस्टर। तो ये टेबल से देखा जाएगा कि P3 का बेस क्या है, तो वो 300, और उसके बाद जो एड्रेस दिया गया उस 300 या P4 की बात कर रहे हैं, ये 450 है, तो 450 एक्चुअल फिजिकल एड्रेस है, लेकिन बताया गया कि P4 का 10th लाइन, लेट सपोज वी आर जस्ट अज्यूमिंग पार्टीशन P4 का 10th लाइन, तो पार्टीशन P4 के लिए तो ये 0 है, और ये पार्टीशन P4 का जो साइज होगा मैक्सिमम साइज वो टेबल में तो होता है लिखा हुआ। लेट सपोज पार्टीशन P4 का लेंथ था 20 KB था, 200 K था, तो
तो यानी ये 450 से स्टार्ट हुआ तो ये 650 तक है। सो अब पार्टीशन 4 का 10, तो फिजिकल एड्रेस इज 450, बट फॉर पार्टीशन P4 इट इज 0 to 200। सो वी जस्ट हम बेस रजिस्टर इसका क्या होगा, अगर फाइंड आउट करेंगे टेबल से तो जो 0 है वो निकल के आएगा 450, दिस इज द फिजिकल एड्रेस, और फिर प्लस उसमें 10 ऐड कर देंगे, दैट मीन 300 प्लस 10, देन द एक्चुअल फिजिकल एड्रेस इज 310K। सो ये यहाँ पे कहीं आएगा। तो इस तरीके से मेमोरी को प्रोटेक्ट किया जाता है। अब लेट सपोज कि यहाँ पे अगर ओएस है, ओएस लोअर एरिया में, तो लोअर एरिया का जो वैल्यू होगा, लोअर एरिया जहां से स्टार्ट होगा दैट इज द लिमिट रजिस्टर, और वहां से नीचे का अगर कोई एड्रेस जनरेट किया गया है तब वो क्या किया जाएगा, अवॉइड कर दिया जाएगा, ताकि आप वायोलेट ना करो सिस्टम। प्रोटेक्शन जो लगाई गई है, यानी से पार्टीशंस जो बनाए गए हैं उस पार्टीशन को वायोलेट नहीं करना है, और वायोलेट करने से बचाने के लिए ये लिमिट रजिस्टर काम करता है। और ये बेसिकली ये जो तरीका है ये यूज किया जाता है टू प्रोटेक्ट द पार्टीशंस एंड मेमोरी। So this approach is used in fixed partition and dynamic partition as well as डायनेमिक पार्टीशन के साथ एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये बेटर अप्रोच फिक्स पार्टीशन से जरूर है, लेकिन ये थोड़ा कॉस्टली है। यहाँ कॉस्टली इन द कॉन्टेक्स्ट, यहाँ प्रोसेसिंग ओवरहेड ज्यादा होता है। सो दिस इज ऑल अबाउट मल्टी प्रोग्रामिंग विथ फिक्स पार्टीशन एंड मल्टीपल पार्टीशंस। थैंक यू।